नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। पिछले कई दिनों से बिहार में हो रही राजनीति की चर्चा जोरों पे है और इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब से 2024 शुरुआत हुआ है और नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष पद संभाला है, उसी समय से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से यहाँ पे घटनाक्रम घट रही है, आप मीडिया चैनलों से लेकर जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो हर दिन कुछ न कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। हर एक दिन नई घटना घटती हुई यहाँ की राजनीति में दिखाई देती है। और यही कारण है कि आज बिहार और बिहार की सियासत हॉट सीट बनी हुई है कि इस पे कब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। इसी क्रम में आज जो पिछले 24 घंटे में जो घटना घटी है, उसी के आधार पे फिर से एक बार मैं अपना विश्लेषण करने जा रहा हूँ और इस खेल को आपको समझना पड़ेगा। क्या लालू सीएम की कुर्सी हथियाने का तिकड़म जो लगा रहे हैं, उससे पहले भाजपा नीतीश की डील सेट हो गई है और इसमें क्या शर्तें लागू है, इसको समझना पड़ेगा। कल जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी, उसको अगर सिलसिलेवार ढंग से आप देखते हैं तो कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती हुई नज़र आती है। और इससे पहले जितने भी खबरों में इन बातों का चर्चा हमने किया, हर एक बात एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती है। कल खबर ये आई कि कल सुबह सुबह लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अने मार्ग में सुबह सुबह जाते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है। ये खबरें बहुत तेज़ी से मीडिया घराने में वायरल होती है। मीडिया नीतीश कुमार के आवास के पास पहुंचती हैं। करीब करीब 1 घंटे की ये मुलाकात थी। मुलाकात के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर आते हैं, उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया क्या सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन एकजुट है। उनसे सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात की गई, लेकिन उन्होंने कहा सब कुछ सेट है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपको भाजपा वाला बताया है कि वो कितना सीट पर कौन लड़ रहा है, तो वैसे ही हमारा भी सब कुछ तय है, हम आपको क्यों बताएं।
और उन्होंने इस मुलाकात की वजह जो बताई उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके मायने आप आसानी से लगा सकते हैं कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सांकेतिक मुलाकात थी, चूँकि कई विभाग मेरे पास हैं, उसके बारे में, उसके कार्यों के बारे में उनसे हमारी चर्चा हुई और आगे सरकार कैसे क्या काम करेगी उसी पे हम लोग बातें कर रहे थे। चलिए, अब अगर उनकी बात को मान लें, इसमें यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार अभी जो चल रही है वो महागठबंधन की है और उसमें शामिल दल मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये सारे तो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं जो कोई भी सरकार में शामिल मंत्री या उनके सहयोगी दल करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सरकारी कार्यक्रम था और सरकार की गतिविधियों पे ही चर्चा होनी थी, तो फिर इसमें लालू यादव क्या कर रहे थे? उसके हिसाब से लालू यादव को तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। उनके क्या रोल थे? क्या वो सरकार चलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं? तेजस्वी यादव इस चीज़ को साबित करना चाह रहे थे, या फिर उनकी क्या भागीदारी है? उनकी पार्टी ही इसमें शामिल है ना। लालू यादव तो कोई डिसीजन ले नहीं सकते, लेकिन मुलाकात ये दोनों नेता करने के लिए गए थे। अब आप इसी से समझिए कि आपको लगता है कि ये सरकारी विभागों से रिलेटेड कार्य होंगे जिसके चलते तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए होंगे, क्योंकि जिस प्रकार के घटनाक्रम घटते रहे हैं हर एक दिन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ न कुछ चीज़ें प्रत्येक दिन छन करके सामने आती है और राजनीतिक माहौल में जो गर्मी होती है वो अचानक से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसी का ये उदाहरण था कि कल सुबह भागे भागे वो नीतीश कुमार से मिलने गए, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। 2-3 दिन पहले खबरें आई थी, और ये सही भी है, कि नीतीश कुमार जी ने राज्यपाल से विधानमंडल चलाने की अनुमति मांगी थी। उसको राज्यपाल जी ने स्वीकृति दे दी है। 5 तारीख से उसका सेशन शुरू होने वाला है। अब इस गणित को भी समझना जरूरी है। विधानमंडल की बैठक शुरुआत होगी 5 फरवरी से, लेकिन दूसरी ओर आनन फानन में बीजेपी के शीर्ष नेता बिहार प्रदेश के, उनकी अचानक से एक बैठक होती है।
अब बैठक होने में तो कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विधानमंडल चलाने में जो नेता उपस्थित होने चाहिए, लेकिन भाजपा कार्यालय में चाहे वो सम्राट चौधरी हों, विजय कुमार सिन्हा हो, एमएलए हों, एमपी हों, एमएलसी हो, ये सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और उच्च स्तरीय बैठक चली। लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया कि ये बैठक क्यों बुलाई गई, इसके जवाब में ये आया कि जो सत्र शुरू होने वाला है उसके चलते ये बैठक बुलाई गई थी और इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा, भाजपा जिसके पास अभी के समय में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो है राम मंदिर का, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की तैयारी में पूरे देश में वो लगी हुई है, उसको छोड़कर जो आने वाला सत्र है उसके लिए बैठक करना, क्या आपको इस गणित को समझने में दिक्कत हो रही है? जो पूरे देश को सनातन और हिंदू से जोड़ने वाले कार्यक्रम को छोड़कर यह कह रही हो कि विधानमंडल का जो सत्र शुरू होगा उसके लिए हमने बैठक बुलाई, वो तो होगा ही और उसमें अभी काफ़ी समय है। तो सामने जो कार्यक्रम है, जो अद्भुत कार्यक्रम है, जिसको विपक्षी भी कहते हैं कि भाजपा ने इसको हाईजैक कर लिया है, इस पे वो काम कर रही है, उसको छोड़ करके वो विधानमंडल की बैठक करेगी। अब देखिए समीकरण कैसे कैसे बातों से मेल नहीं खाते। आपने पहली मुलाकात के बारे में हमने बताया, उसके क्या मायने निकले वो भी आपको समझ में आ गए। भाजपा ने जो बैठक की, उनके कहने और करने में क्या डिफरेंशिएशन नज़र आए वो भी आपको समझ में आ रहा है। आपको अब एक चीज़ और समझना पड़ेगा, जब 2022 में नीतीश कुमार भाजपा से अलग होने वाले थे, उसके एक रात पहले अमित शाह जी ने उन्हें फ़ोन किया था कि क्या कोई दिक्कत है, कहीं कोई बात है क्या। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगले सुबह क्या हुआ यह सबको पता है, इसलिए कौन क्या कह रहा है इस पे विश्वास, और ख़ास करके जब नीतीश कुमार कोई भी बात करते हैं, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोग उनकी बातों पे कितना भरोसा करते हैं ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। और जिस प्रकार की राजनीतिक सरगर्मी बिहार में बनी हुई है, हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार 22 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं। 24 तारीख को आपको पता होगा कि कर्पूरी जयंती है वेटनरी ग्राउंड में।
राजद अपने हिसाब से इस कार्यक्रम को करवा रही है और जदयू अपने हिसाब से यह कार्यक्रम को करवा रही है। अब इसके क्या मायने आएंगे, क्योंकि एक आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जाते तो हैं अपने गंतव्य पे कि हाँ हमको यहाँ पे जा कर के ये प्रोग्राम अटेंड करना है, और करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से लौटते हैं तो ये किसी को नहीं पता होता कि क्या वो अपने घर को जा रहे हैं। कि कई बार आपने देखा होगा कि उनका गाड़ी जो घूम जाता है अपने मंत्रियों के यहाँ, कभी किसी विधायक के यहाँ, वो ये देखने लगते हैं कहीं कोई मीटिंग सीटिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये अक्सर देखने को मिला है कि अचानक से वो पहुंच जाते हैं। तो मेरी मानिए, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आने वाले 72 घंटे बहुत कुछ बिहार की राजनीति को तय करने वाले रहेंगे, और निश्चित तौर पे इसके परिणाम कर्पूरी जयंती के दिन, जब नीतीश कुमार कर्पूरी जयंती में शामिल होंगे और जब वहाँ से वो निकलेंगे तो उनकी गाड़ी किस दिशा में जाएगी यह कहना बहुत मुश्किल है। और अभी के समीकरण यही बता रहे हैं कि स्थिति जो मैंने कहा कि लालू यादव सीएम वाली कुर्सी हथियाने का जो तिकड़म लगा रहे हैं, उससे पहले नीतीश और भाजपा की डील फाइनल हो गई, शर्तें लागू है। अब शर्तें लागू है, मैंने परसों भी बोला था अपने वीडियो में कि मामला कहाँ फंस रहा है। कुछ चीज़ें हैं उसको बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है और इसको आपको भी समझना चाहिए। यह बात तो तय है कि भाजपा, ये सवाल भी उठता है कि भाजपा अपना सीएम देना चाहती है, और क्या जो नीतीश कुमार 18 साल से बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो अपनी कुर्सी को छोड़ेंगे? क्योंकि इसी कुर्सी के प्यार के लिए उन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में गठबंधन को धोखा दिया है, चेंज किया है, कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई है। और आज के वास्तु स्थिति में यही चीज़ निकल रहा है कि फिर वही चीज़ होगी, क्योंकि चाहे राजद हो या भाजपा हो, शुरू से आपने देखा उनके बारे में कुछ भी कहा गया, लेकिन जब सरकार बनाने की बात होती है, सरकार में शामिल होने की बात होती है, तो ये दोनों दल पलक फावड़े बिछाए हुए नीतीश कुमार का वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं और सरकार बना लेते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए आज के समय में इन नेताओं की, इन पार्टियों की क्रेडिबिलिटी के बारे में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या फिर से यही होगा, कभी इसके साथ कभी इसके साथ, यही चलते रहेगा बिहार की राजनीति में। लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अभी के राजनीतिक परिदृश्य में 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में स्थापित करने के लिए है, और
नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जिस प्रकार से चुनाव के पहले वो कमान को अपने हाथों में लेते हैं, आप मान के चलिए कहीं भी वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कि उनको सीटों का नुकसान हो। और ये सबसे बड़ा कारण बनता है कि वैसे किसी से भी वो समझौता करने में पीछे नहीं हटेंगे जिनसे उनको नुकसान होने की स्थिति हो। ऐसे में आप अमित शाह के बयान को देख लीजिए। जब वो बिहार की रैली में आए थे तो उन्होंने तेल और पानी का जिक्र किया था। उससे पहले रैली में किस प्रकार से अमित शाह ने बोला था कि कुछ भी हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए, अब भाजपा के दरवाजे बंद हैं। लेकिन आज के अमित शाह के बयान को अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहते नजर आते हैं। आज वो ये नहीं कहते कि यहाँ दरवाजे बंद हैं, वो यह कहते हैं आगे कुछ भी होगा उसके बारे में देखा जाएगा, कोई प्रपोजल आएगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा। अब बातों का डिफरेंशिएशन जो आया है ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो भी चाह रही है 2024 के चुनाव को देखते हुए कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो दल पहले से एनडीए में शामिल है, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो। आपने देखा होगा कि अभी जो चिराग पासवान ने दही चूड़ा का भोज दिया, इसमें इन सारे नेताओं की मुलाकात हुई थी। उसके बाद तस्वीरें ये भी आई कि रात में भी इनकी मुलाकात हुई। पृथ्वी माली और चिराग पासवान की भी मुलाकातें हुई। चंद्रवंशी जी की और चिराग पासवान की भी मुलाकातें हुई। और पहले जो जिस प्रकार से बयान नीतीश कुमार के बारे में चिराग पासवान दे रहे थे, क्या अभी उनके बयानों में आपने वो तल्ख रवैया नीतीश कुमार के लिए देखा? आपको नहीं मिला होगा। आपको ये भी याद होगा अभी कुछ दिन पहले दलित बच्चियों के साथ जो घटना घटी थी, उसमें अगर वो पहले की घटनाओं को याद करें जब बेगूसराय में हुई थी, उस समय कैसे चिराग पासवान ने स्टैंड लिया था, किस प्रकार से बीजेपी आक्रोशित थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से केंद्र के नेताओं का यहाँ पे आगमन हुआ था और उन्होंने इन सवालों से बचते हुए अपने कार्यक्रम को कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ये क्या इशारा करते हैं कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ जिससे कि ये प्रकरण बहुत पानी की तरह क्लियर होता हुआ नज़र आएगा कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा करेंगे तो उन्हें फ़ायदा क्या है और क्यों वो ऑलरेडी सरकार चला रहे हैं तो उसको छोड़ करके वो बीजेपी के साथ क्यों जाना चाहेंगे। अब देखिए 2019 के चुनाव में जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तब उनके 16 सांसद जीत करके आए थे। अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो भाजपा में आते हैं तो भाजपा उनको क्या देगी। तो आप इसको ऐसे समझिए कि भाजपा उन्हें जो 16 सीटें
पहले दी थी या 17 सीटें जो दी थी, भाजपा अभी भी उन्हें वही सीटें देगी और वो अपने पास 23 सीटें रखेगी। तो सवाल ये उठता है कि बाकी जो एलआई पार्टियां जो पहले से एनडीए में शामिल हुई है, उनका क्या होगा? उनका यही होगा कि भाजपा अपने कोटे से चिराग पासवान को जो सीटें देनी है वो प्रोवाइड करेगी और नीतीश कुमार को, मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, अभी वेटिंग में मुकेश सहनी भी हैं, अगर और कोई अन्य दल एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं तो उनको उन्हीं 17 सीटों में से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और यही प्रपोजल बना करके उनको दे दिया गया है कि यही कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना पड़ेगा और अगर आपको मंजूर है तो आप कभी भी आ सकते हैं। अब पेच फंसता है लास्ट कि भाई सीएम की कुर्सी, क्योंकि बात यही हो रही है कि आप जानते हैं कि सीएम की कुर्सी से नीतीश कुमार को कितना प्यार है और भाजपा इस बार 2017 वाली गलती नहीं करेगी ऐसा कहा जा रहा है और इसमें बहुत हद तक नीतीश कुमार ने भी अपने आप को मना लिया है। सूत्रों के हिसाब से ये पता चला है कि वो 2024 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। उसके बाद सत्ता अगर परिवर्तन भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा का सीएम उसके बाद बनता है तो इसमें कहीं कोई बात नहीं आएगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला जो है सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, विधानसभा 2025 में भी अगर ये सरकार वहाँ तक जाती है तो काम करेगी। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में 121 और 122 का फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला 2025 में भी काम करेगा और जो पार्टियां एनडीए के साथ हैं, भाजपा अपने कोटे से चिराग पासवान को सीटें देगी और जदयू के कोटे से उनके सहयोगी दल, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो और कोई अन्य दल जो उसमें शामिल होते हैं, तो यही फॉर्मूला 2025 के विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा और इसका सारा प्रपोजल बना करके नीतीश कुमार को दे दिया गया है और इस पे सिर्फ अंतिम मोहर लगना बाकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 72 घंटे में क्या होता है यह आप इंतज़ार कीजिए और देखिए। बाकी इसमें कुछ भी अपडेट होता है मैं फिर से उसके विश्लेषण के लिए आपके साथ जुड़ूंगा। आप लोगों का जिस प्रकार से प्यार मुझे मिल रहा है, मैं आशा करता हूँ कि यही प्यार लगातार आपका बना रहेगा और मैं भी अपने प्रयास को जितने अच्छे ढंग से हो सकता है आपके सामने लाता रहूँगा। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, इस विश्लेषण के बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारी कमियों के बारे में बताते हैं, इसमें क्या
छूट रहा है उसके बारे में बताते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर बताएं, अच्छा लगे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।